हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो आज ये सेशन हमारा रहेगा मोस्टली रिपीटेड पीवाईक्यूज के ऊपर। ये जो हमारी सीरीज़ है इसका ये 9th सेशन है। और लगभग आज हम इस सीरीज़ में 100+ जो क्वेश्चंस हैं वो आज इस सीरीज़ के कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन एन इंडक्शन टाइप ऑफ मीटर्स, मैक्सिमम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैक्सिमम फेज एंगल बिटवीन टू फ्लक्सेस इज। ठीक है, तो जो भी हमारे इंडक्शन टाइप ऑफ मीटर्स होते हैं उसमें जो हमारा टॉर्क रहता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है F1 F2 एंड साइन थीटा के ऊपर। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम जो टॉर्क है वो कौन से एंगल पे दिखाई देगा, जब जो हमारे साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो एक के बराबर होगी। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो 90 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो जो हमारे इंडक्शन टाइप ऑफ जो मीटर्स हैं उनमें जो टॉर्क की वैल्यू रहती है हमारी ये रहती है। ठीक है, दैट इज इसको कई बुक्स में 5 1 और 5 2 से भी डिनोट कर देते हैं, 5 1 5 2 एंड साइन थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कैथोड रे ट्यूब इज। ठीक है, तो जो हमारी CRT होती है, ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं या उनकी जो एमिशन होती है उनका सोर्स क्या रहता है। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ एमिशन रहता है CRT में वो होता है हमारा ऑप्शन बी, अवेरियम एंड स्ट्रोंटियम ऑक्साइड कोटेड कैथोड। ठीक है, तो जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट होते हैं उनकी एमिशन होती है, जो सोर्स होता है उसका वो हमारा रहता है अवेरियम एंड स्ट्रोंटियम ऑक्साइड कोटेड कैथोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट हुज डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसकी जो डिफ्लेक्शन है वो एवरेज वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो जो मैंने आपको एक टेलीग्राम लिंक में जो चार्ट प्रोवाइड कराया था इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, उसमें भी आपको ये कंपैरिजन चार्ट में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। तो जो एवरेज वैल्यू हमारा इंस्ट्रूमेंट हमें देता है वो होता है हमारा रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो एवरेज वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 2 वोल्टमीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर फैक्टर व्हेन डज 1 वोल्टमीटर रीड्स नेगेटिव। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही साथ ये एग्जाम के टाइम पे जब टाइम का प्रेशर रहता है, कन्फ्यूजन भी हमारे लिए क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली हमें लगभग ये वैल्यू पता होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के जो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कन्फ्यूजिंग क्या है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को तो हम इलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए और जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, व्हेन पावर फैक्टर इज लेस देन 0.5। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें थ्री फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वोल्टमीटर मेथड। ठीक है, तो इसमें जो हमारी रहती है हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू, या ऐसे हम देखें कि थीटा की वैल्यू, यहाँ पे हम अगर पावर फैक्टर लिखें और यहाँ पे हम लिखें वॉट मीटर रीडिंग। ठीक है, वॉट मीटर की रीडिंग लिखें, तो फर्स्ट केस में जो हमारा रहता है, जैसे अब मैंने तो अपने वे में याद किया है, ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। दैट इज W1 इज इक्वल टू W2। ठीक है, W1 इज इक्वल टू W2। ठीक है, W1 की कोई वैल्यू होगी और W2 जो हमारा होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये एक केस रहता है। और इसमें क्या रहता है, W1 इज इक्वल टू समथिंग W एंड W2 हमारा नेगेटिव रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो ये मेरा वे है याद करने का। मैं जस्ट आपको एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि क्या क्या केसेस में रहते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा पावर फैक्टर रहेगा वो 1 रहेगा, 0.866 रहेगा, 0.5 रहेगा, और इस केस में हमारी जो वैल्यू रहेगी पावर फैक्टर को वो 0 रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम एंगल की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो cos 0, ठीक है, cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। ठीक है, तो हमसे एग्जाम में कई बार एंगल पूछ लिया जाता है, कई बार पावर फैक्टर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कई बार ये जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कंडीशंस कि कब हमारा जो वोट मीटर है वो नेगेटिव रीडिंग रीड करेगा, तो ये करेगा 0.5 पावर फैक्टर से कम पावर फैक्टर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस टेबल को आप अपने वे में जैसे भी आप याद रखना चाहें, ठीक है, जैसे भी आप इस टेबल को याद रखना चाहें, या आपने अभी तक कोई ना कोई अपना शॉर्ट ट्रिक बनाया ही होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच्ड कीपिंग द लाइन लॉसेज। ठीक है, तो जो हमारे लाइन लॉसेज हैं, ठीक है, पी लाइन, ठीक है, तो जो हमारे लाइन लॉसेज हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे 1/v² पे एंड कोस पाई, दैट इज पावर फैक्टर। ठीक है, तो इस पे हमारे डिपेंड करते हैं। अब जो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज है वो डबल हो जाती है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से।
तो जो हमारे लाइन लॉसेज हैं वो 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। जो हमारे लाइन लॉसेज हैं वो 4 गुना कम हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द विंड एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ विंड स्पीड, ठीक है। तो जो भी हमारी किसी भी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे जो हमारी विंड एनर्जी है वो प्रोपोर्शन करती है विंड स्पीड के क्यूब रूट पे, ठीक है। दैट इज क्यूब रूट ऑफ विंड स्पीड, ठीक है। ये जो वी है यहाँ पे ये विंड स्पीड को डिनोट कर रहा है, तो ये क्यूब रूट ऑफ प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ विंड स्पीड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंडक्टेंस ऑफ लाइन इज मिनिमम वैन, ठीक है। तो इंडक्टेंस जो है हमारी लाइन की वो यहाँ पे पूछा गया कि कब मिनिमम रहेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में को राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडक्टेंस जो है, ठीक है, उसका हमारा जो फॉर्मूला रहता है या जो हमारी वैल्यूज रहती हैं वो हमारी क्या रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमारी एक्सटर्नल इंडक्टेंस रहती है, ठीक है, वो हमारी रहती है 0.2 LN, ठीक है, D/R' मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो D है, ठीक है, ये डिनोट करता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस को, ठीक है। D जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 LN GMD/GMR, ठीक है, मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि इसमें जो मिनिमम के लिए हमारा क्या होगा, जो GMD होगा वो लो होगा और जो हमारा GMR होगा वो हाई होगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक दो चीज़ें और भी बता दूं कि जो हमारा GMR है, ठीक है, तो GMR को हम डिनोट करते हैं R' से, ठीक है। R' ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है R' इज इक्वल टू 0.7788 R, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू रहती है R' की, ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस की। हो सकता है कई बार ये एग्जाम में हमसे वैल्यू ही पूछ ले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। और जो इंटरनल जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सटर्नल इंडक्टेंस का फार्मूला बताया, तो जो हमारी इंटरनल इंडक्टेंस रहती है, ठीक है, ओवरहेड लाइन के केस में वो हमारी रहती है 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारी क्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज रेगुलेशन इज 0, ठीक है, द पावर फैक्टर एंगल ऑन द रिसीविंग एंड इज, ठीक है। इस जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन केस में जो हमारे केस बनते हैं वो दो केस बनते हैं। पहला आता है हमारा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो जो हमारा पावर फैक्टर एंगल बनता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के केस में वो हमारा रहता है tan इनवर्स RY/X, ठीक है। और यही केस अगर आपसे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए पूछा जाएगा तो उस केस में हमारा रहेगा tan इनवर्स XY/R, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के मैंने आपको दोनों ही जो भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो इस केस में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी tan इनवर्स R/X, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रेफर्ड फॉर गुड एफिशिएंसी एंड हाई इकोनॉमी, ठीक है। हमें पता है कि जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है, पावर को ट्रांसफर करने के लिए लगाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस से या जनरेटिंग स्टेशन से हमारे लोड स्टेशन तक, ठीक है। तो उसके लिए हमें जो हम सबसे पहला फैक्टर देखते हैं वो देखते हैं हमारी इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी मीन्स कि हमारे लिए वो कितना फाइनेंशियली कितना बर्डन डालता है, फिर उसकी एफिशिएंसी पे बात होती है, ठीक है। तो इस केस में जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 3 फेज 3 वायर सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड हाईली एफिशिएंट। जैसे आपने जब इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने एक कंपैरिजन देखा होगा, ठीक है, डीसी और एसी के बीच में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊं तो जो हमारी 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, ठीक है, वो डीसी के कंपैरिजन में 1.5 जो सेविंग करता है हमारी कॉपर कंडक्टर की, ठीक है। और जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है 1.75 जो हमारा कॉपर कंडक्टर है वो सेव करता है, ठीक है। एक बार इस वैसे तो उसको चार्ट को उसको ध्यान रखने की जरूरत मुझे नहीं लगता आज तक किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिमाचल में कंडक्ट हुए हैं उनकी जरूरत पड़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो इस चार्ट को आप एक बार देख सकते हैं कि कितनी कॉपर जो किस प्रोपोर्शन में जो कॉपर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसमें सेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द पर्पस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल इन द CRO इज टू, ठीक है, जो हमारा सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल रहता है CRO में, अगर आपने कभी देखा होगा, ठीक है, तो सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल हमारा क्या करता है, ठीक है, तो जो सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल है वो हमारा डिस्प्ले को लॉक करता है, ठीक है, लॉक द डिस्प्ले ऑफ द सिग्नल्स, ठीक है, कि जब हमें CRO पे जो भी सिग्नल लॉक करना होता है तो उसको ये लॉक करता है, ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेज डिफरेंस बिटवीन द सिनुसॉइडल क्वांटिटीज 100 cos omega t minus 30 degree and 200 sin omega t plus 30 degree, सॉरी। अब जैसे आपको एक बात पता होनी चाहिए, वैसे ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और मैथमेटिकल टर्म्स इंजीनियरिंग से ज़्यादा मैथमेटिकली है, ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आप इसको कर सकते हैं। तो किसी भी क्वांटिटीज़, किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच का अगर आपको फेज डिफरेंस पता करना है, तो पहले जो इसके एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे कोस में जो हमारी क्वांटिटी है वो दी गई है, और ये जो दूसरा एंगल है वो हमें साइन क्वांटिटी में दिया गया है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जानने के लिए हमारे जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो सेम होने चाहिए, तो ये दोनों ही कोस होते तो हम इजीली जो हमारे एंगल्स हैं उनको उनका डिफरेंस, फेज डिफरेंस उसमें देख पाते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे बेसिक मैथ्स, ठीक है, जो +1 2 में आपने देखे होंगे, जो बेसिक मैथ्स जो हम साइन एंगल्स की वो देखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें हम अगर इसको ऐसे करें, कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो 90 पे जो होगा वो हमारा जो हमारा फंक्शन होगा वो चेंज होगा, और इसमें साइन और कोस तो आपको पता है पॉजिटिव ही रहेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रखें तो जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी बनेगी, लेट्स सपोज इसको हम Q1 दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी, तो ये जाएगी हमारी 100 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की जगह हम इसको ओमेगा टी माइनस 30 रख देते हैं, ठीक है। और जो हमारी सेकंड क्वांटिटी है वो तो ऑलरेडी साइन के फंक्शन में हमें दी हुई है, ठीक है, 30 डिग्री। तो अगर इसको फर्दर हम देखें तो ये आ जाएगा 100 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो जब हम इसका फेज डिफरेंस जब हम देखेंगे Q1 माइनस Q2 का, तो जो फेज डिफरेंस आएगा हमारा वो आएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी सिंगल फेज शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर दी है, ठीक है। बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्टली तो आपको यही पता होना चाहिए, जैसे आपको पता होगा कि ये जो इसका जो मोटर है, इसमें एक जो हमारा पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन रहता है, ठीक है, इसके जो पोल्स होंगे, ठीक है, शेडेड वो रहेगा। तो एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि जो हमारी शेडेड पोल मोटर है उसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है, वो अनशेडेड से शेडेड की तरफ होती है, शेडेड से अनशेडेड की तरफ होती है, ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिकली यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसमें हमारा राइट आंसर रहेगा कि इसमें ये बेसिकली पूछा ये गया है कि कैसे हम शेडेड पोल इंडक्शन मोटर को की जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कैन नॉट बी रिवर्स, कि जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो यूनी डायरेक्शन में वर्क करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मेजर कंपोनेंट इन सिंक्रोनस इंपीडेंस ऑफ ए सिंक्रोनस मशीन इज, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, कि जो सिंक्रोनस इंपीडेंस रहता है, ठीक है, एक्सेस रहता है, ठीक है, उसका जो मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या रहता है, ठीक है। तो सिंक्रोनस इंपीडेंस हमारा आएगा ZS, ठीक है। तो ZS जो है होता है वो रहता है हमारा ZS इज इक्वल टू RA, दैट इज आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस JXS, ये आ गया हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको लिख भी दूँ, ठीक है, ये आ गया हमारा सिंक्रोनस इंपीडेंस, ठीक है, ये आ गया हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस में आ गया ये J, और ये आ गया हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि जो हमारा सिंक्रोनस इंपीडेंस है, ये जो सिंक्रोनस इंपीडेंस है, ठीक है, इसमें जो हमारी मेजर कंपोनेंट है वो क्या रहता है। तो जैसे इसमें अगर जैसे मैंने आपको इस फॉर्मूले के इसमें बताया, तो ये आ गया हमारा आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस RA, ठीक है, ये आ गया हमारा रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है,
जो रोटर की बाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, रोटर का। तो इस फॉर्मूले में तो आपको ये कहीं दिख ही नहीं रहा होगा, तो इसको हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है, आर्मेचर बाइंडिंग का जो लीकेज रिएक्टेंस रहेगा वो, ठीक है, और आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, जो आर्मेचर रिएक्शन होगा, ठीक है, उसका रिएक्टेंस। तो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। जो हमारा एक्सेस रहता है, एक्सेस, ठीक है, ये कंटेन करता है अपने आप में दो क्वांटिटीज, दैट इज XAR, ठीक है, और XAL, ठीक है। ये आ गया हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ये आ गया हमारा आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ठीक है, और ये आ गया हमारा लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा जो डोमिनेट करता है फैक्टर, ठीक है, वो हमारा रहता है XAR, ठीक है। तो जो XAR होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे कम हमारा लीकेज रिएक्टेंस रहती है, और उससे कम हमारा रहता है जो रेजिस्टेंस होता है हमारा आर्मेचर बाइंडिंग का, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जो एक्सेस है सिंक्रोनस इंपीडेंस का केस है, ठीक है, ये जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस का केस है उसमें जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, ठीक है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, उससे कम हमारी रहती है लीकेज रिएक्टेंस की, और उससे सबसे कम हमारी रहती है आर्मेचर रेजिस्टेंस की। तो इस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी, आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस, ठीक है। XAR की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है हमारे, या मेजर कंपोनेंट होता है XAR सिंक्रोनस इंपीडेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट ए स्पीड अदर देन सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, कि जो सिंक्रोनस मशीन है अदर देन सिंक्रोनस मशीन पे, ठीक है, क्या हमारा जो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द एवरेज वैल्यू ऑफ डेवलप्ड टॉर्क इज 0, ठीक है। अदर देन सिंक्रोनस स्पीड पे जो हमारा एवरेज डेवलप्ड टॉर्क होगा उसकी वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन अटेन्यूएटर इज, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक ये जेई के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है, और ये जो स्पेसिफिकली मैं क्वेश्चन आज आपको करवा रहा हूँ, ये एक पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का 2017 में, उस वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो खैर इजी भी है, लेकिन कई बार बीच में कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो जो हमारा एटेन्यूएटर रहता है वो एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क रहता है, ठीक है, ये होता है हमारा आर्स नेटवर्क, ठीक है। आर यहाँ पे डिनोट करता है, कर रहा है रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो जो हमारा एटेन्यूएटर होता है वो रेजिस्टेंस का नेटवर्क रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, एंड डिफरेंशियल सर्किट, डिफरेंशिएटर सर्किट इज एक्ट एज ए हाई पास फिल्टर, ठीक है। जो हमारा इंटीग्रेटर होता है वो हमारा रहता है लो पास फिल्टर, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी फिल्टर्स पे मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड सेशन जल्दी ही लेके आऊंगा, ठीक है, उसमें आपके सारे फिल्टर्स कंपनसेटर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन अपने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस के साथ जो है वो टर्मिनेट हो रही है, तो उस केस में जो हमारी रिफ्लेक्शन होगी वो कैसी रहेगी, ठीक है। तो जो हमारी रिफ्लेक्शन रहती है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम कैसे देखते हैं, उसकी वैल्यू हम देखते हैं ZL माइनस ZC डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZC, ठीक है। तो इस केस में क्या बोला गया है कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है वो टर्मिनेट हो रही है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, ठीक है, मींस की जो ZL की वैल्यू है, ठीक है, वो ZC के इक्वल में है, ठीक है। तो अगर ZL की वैल्यू ZC के इक्वल में है तो ZC माइनस ZC ओवर ZC प्लस ZC, तो जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 0, मींस कि यहाँ पे नो रिफ्लेक्शन का केस बनेगा, ठीक है, नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के आप ध्यान में रखिएगा, इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्शन का, ठीक है। काफी बार इसमें से क्वेश्चन और कई बार इसमें से न्यूमेरिकल भी बने हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव पावर इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड रिएक्टिव पावर इज ए फंक्शन ऑफ, एक्टिव पावर जो है हमारी वो फंक्शन रहती है हमारी वोल्टेज फेज एंगल की, ठीक है, और जो रिएक्टिव पावर है हमारी फंक्शन रहती है वोल्टेज मैग्नीट्यूड की, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार काफी एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक्टिव पावर जो है हमारी फंक्शन होती है वोल्टेज फेज एंगल की, वोल्टेज फेज एंगल, ठीक है, और जो ये रहती है वो हमारी रहती है वोल्टेज मैग्नीट्यूड की, वोल्टेज मैग्नीट्यूड की, ठीक है, ध्यान में रखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पावर स्टेशन द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ पावर रिड्यूसेस मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन, ठीक है। तो जो हमारा पावर स्टेशन है उसमें जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है
उसको मोस्ट इफेक्टिवली हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द डाइवर्सिटी फैक्टर एज वेल एज द लोड फैक्टर। ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों को, डाइवर्सिटी फैक्टर और लोड फैक्टर को हम इंक्रीज करके जो हमारी प्रोडक्शन की वैल्यू है, ठीक है, उसको काफ़ी, या जनरेशन की वैल्यू है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो लोड फैक्टर है, ठीक है, लोड फैक्टर की जो वैल्यू है हमेशा लेस देन 1 रहती है, और जो डाइवर्सिटी फैक्टर है हमारा ग्रेटर देन हमेशा 1 रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बाकी जो भी ये 7-8 डेफिनेशंस रहती हैं हमारी, लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, इनको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट मिसिंग हार्ट बीट, कि इनमें से कौन सा जो मल्टी वाइब्रेटर है या ट्रिगर है, ठीक है, जो मिसिंग हार्ट बीट्स रहती हैं, ठीक है, जो हमारे मेडिकल इसमें यूज रहती, जो मेडिकल साइंस में जो यूज हमारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो मल्टी वाइब्रेटर है वो कौन सा यूज होता है, ठीक है, मिसिंग हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा मल्टी वाइब्रेटर रहता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, इसमें एक ही स्टेबल स्टेट होती है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी मिसिंग हार्ट बीट होती है, ठीक है, वो उसमें जो मल्टी वाइब्रेटर यूज होता है वो कौन सा रहता है? तो ये रहता है हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो चलिए, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, अब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट्स एसी। ठीक है, इट्स आउटपुट वोल्टेज व्हेन फायरिंग एंगल इज 30 डिग्री इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसमें हमें आउटपुट वोल्टेज जो है इसकी निकालनी थी, जब फायरिंग एंगल हमें अल्फा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी गई थी। ठीक है, तो फर्स्टली तो इसमें एक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था ये। जो हमारी आउटपुट वोल्टेज इसमें इस केस में आनी थी वो थी हमारी 2 Vm, ठीक है, ओवर पाई इंटू कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूला हमने हमने लगाना था। तो कुछ 2-4 स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी दिया था, लेकिन वो कुछ शायद मिस कर गए थे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास देखिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं जिनको हम डायरेक्ट पुट इस फॉर्मूले में कर सकते हैं। तो दो तो कांस्टेंट है, ठीक है, और पाई भी कांस्टेंट है। कोस की वैल्यू, कोस 30 की एंगल हमें 30 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो 250 वोल्ट्स एसी है, ये हमें बीएम नहीं है, दैट इज ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये क्या है? हमारी आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो जो हमारी आरएमएस वैल्यू रहेगी वोल्टेज की, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें, सॉरी, जो हमारा बीएम रहेगा, ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू हमारी क्या रहती है? बीएम बाय रूट 2। तो बीएम निकालने के लिए हमें अंडर रूट 2, ठीक है, हाँ, बीएम निकालने के लिए हमें अंडर रूट 2 से आरएमएस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, बी आर एम एस जो हमें यहाँ पे दी गई है। अगर हम इसमें वैल्यूज भरें तो 2 रूट 2, ठीक है, इंटू 250 ओवर पाई इंटू कोस 30 की वैल्यू हमारी रहेगी रूट 3/2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 194.92। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 195 वोल्ट्स कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 195 वोल्ट्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू, और क्यूआर कोड के स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊं तो ये जो हमने एक PYQs की जो सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ टाइम के लिए हार्ड पे डाल दूँ, या इसको रोक दूँ, या और आपको कुछ टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक्स वाइज में आपको कुछ चीज़ें कवर कराऊँ। ठीक है, साथ साथ में जैसे जैसे टॉपिक्स होते रहेंगे तो साथ साथ में हम उनके MCQs भी साथ साथ में लगाते रहेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।